ओके सर। आदरणीय आचार्य महोदय, मेरे सभी साथी शिक्षकगण और प्यारे छात्रों, जो भी इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पाए हैं और जो नहीं जुड़ पाए वो भी अपने साथियों को अवगत करा दें कि आज इंटरनेशनल योगा डे के संदर्भ में ये एक ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग आयोजित की गई है। बाकी छात्र धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करता हूं और एक बार पुनः सभी को इस मीटिंग में जुड़ने के लिए मैं आह्वान करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार के अथक प्रयासों के माध्यम से 2015 में 21 जून को इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई और पिछले 6 बार से आज 7वीं बार 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। लगातार हम मनाते आ रहे हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही योगा की ख्याति और इसकी उपलब्धियां और इसके साथ ही इसके जो आवश्यक अंग हैं वो भी इसमें धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से ये मानव जीवन को सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर आज थोड़ी सी चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि योगा होता क्या है। जैसा कि सामान्य रूप से हम सभी परिचित हैं कि योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब जुड़ने से तात्पर्य होता है कि हम अपने शरीर के जो भी अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उन सबको जो शारीरिक संरचना है उसके अनुकूल जोड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा योग का मतलब आंतरिक शुद्धि से भी होता है और जो आजकल हम देख रहे हैं जिसे हम फिटनेस योगा बोलते हैं, उसका तात्पर्य सिर्फ हमारा शारीरिक संरचना से है, आंतरिक संरचना से उतना ज्यादा तात्पर्य नहीं है। जो ये दौर चल रहा है हमारा कोविड-19 का, इस समय में योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर के रूप में उभर के आया है ताकि हम अपने शारीरिक पोषण स्तर को सुरक्षित रख सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से स्वस्थ और समृद्ध बना सकें। तो योगा में सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो हमारे शारीरिक फिजिकल अपीयरेंस वाली चीजें हैं उनसे संबंधित योगा में कई प्रकार के आसनों का निर्माण किया गया है, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं हम स्ट्रेचिंग शरीर से संबंधित। जैसे आप देखेंगे चक्रासन है, उसमें शरीर को हम पूरे चक्र की तरह घुमा देते हैं। और दूसरे उत्तान पादासन है, वज्रासन है, जो हमारे खाने के बाद नॉर्मली हम अगर 5 मिनट तक पैर पीछे की तरफ अपने पैरों को पीछे की तरफ घुटनों के बल लेट करके बैठ करके और हाथों को घुटनों पे लगा करके जो बैठने से होता है, इसे वज्रासन बोलते हैं। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने और अन्य सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये स्वास्थ्य के पोषण में और हमारे जो भोजन हम खान पान हमारा रहता है उसके उसको अच्छी तरह से सुपाच्य बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस प्रकार की अनेक विधियों से आप देख सकते हैं कि योगा हमारे शरीर को कहीं ना कहीं पोषण स्तर पे लाभ पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी ख्याति लगभग सभी देशों ने स्वीकृत कर ली है और आज के दिन ही इसे मनाने के पीछे जो एक उद्देश्य है वो ये है कि आज का जो दिन है 21 जून, ये सबसे बड़ा दिन होता है। जो भी भूगोल वेत्ता हैं, भौगोलिक ज्ञान रखते हैं, उन्हें सबको नॉलेज होगी, छात्रों को भी, कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और इसीलिए कि भाई हमारे जीवन को भी ये बृहद ऊंचाइयों तक, हमारे जीवन की श्रेष्ठता को ऊंचाइयों तक पहुंचाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज के दिन इसको 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाने का संयुक्त राष्ट्र सभा ने संकल्प पारित किया था। और लगातार आज 7वीं बार हम विश्व योगा दिवस का आयोजन कर रहे हैं और पूरे विश्व स्तर पे इसका आयोजन किया गया। जो भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं या दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे प्रादेशिक छोटे स्तर की हो, निगम स्तर की हो, सभी ने योगा के जितने भी आयाम हैं उन सबको चहुमुखी पहुंचाने का और जनता में प्रचार प्रसार करने का पूरा प्रयास किया है। सुबह 7 बजे से ही आपने अगर टीवीओ के माध्यम से देखा होगा या न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा, तो बड़े स्तर पे राष्ट्रपति भवन से लेकर के और सभी मंत्रालयों तक इसका सीधा प्रसारण किया गया और अनेक लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके प्रतिभागिता की। इसके पीछे
योगा का सिर्फ तात्पर्य यही है कि हम अपने शरीर को और अपने शारीरिक विकास को अनवरत रूप से समुचित पोषण करते हुए, और जो एक हमारी जीवे में शरदा शतम 100 वर्ष तक हम निरोग रहकर जीने की जो हमारी एक आकांक्षाएं हैं, जो हमारी मनोदशाएं हैं, उनको हम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर बढ़ते रहें। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि जागरूकता के लेवल के बारे में अगर हम बात करें, तो दो प्रकार के हमारे सामने समस्याएं पैदा होती हैं। एक, लोगों के पास अभाव है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि योगा किया कैसे जाता है या उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारा खान पान है, जो हमारा पोषण का स्तर है, क्योंकि अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अपने शरीर को जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या जो भी कैलोरी वगैरह है, उनका हम अगर अपने दैनिक रूटीन में उपयोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम योगा भी करते रहें या कुछ भी चीज करते रहें, तो उनका कोई फायदा प्राय होने वाला नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक छोटे से उदाहरण के रूप में देखें, तो जो गांव में पहले बैल होते थे, बैल को एक सीमित मात्रा में ही खाना दिया जाता था किसानों के द्वारा, तो उसको इतने ज्यादा पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते थे, वो खेती में काम करता था, लेकिन उसका शरीर जो होता था वो उतना सुगठित और मजबूत नहीं होता था, कंपेयर टू जिसे हम सांड बोलते हैं, बिजार बोलते हैं। वो जंगलों में चरता है, कोई भी घास खाता है किसी भी प्रकार के जंगल में, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, या गेहूं हो, या मक्का हो, जो उसकी हरी हरी घास होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, वो उसको चरता है, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में ही वो शरीर से पूरी तरह से सुगठित और मजबूत हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है, जबकि जो बैल होता है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है, खेत में काम भी करता है, तो उसका पोषक पोषण उतना उस स्तर का नहीं हो पाता, लेकिन जो एक सांड है उसका पोषण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अच्छा हो जाता है। तो मेरा तात्पर्य है कि हमें दोनों ही बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक कि पोषण स्तर, और दूसरा बिंदु है कि हम अपनी फिटनेस को, उसको जो हमने खाया है, जो हमने अपने अंदर सुपाच्य करने के लिए जो भी खाना पीना हमने किया है, पोषण तत्व अपने शरीर में डाले हैं, उनको करने के लिए। दूसरा, अनुसर कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अगर कोई वैसे इवेंट हो, टेक्निकल हो, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, जैसे ही आप दोनों चीजों पे हमें फोकस करना है, कि ताकि हमारे पोषक तत्वों के बारे में भी हमें फायदा रहे, और दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि हम शारीरिक रूप से जो हमने खाया पिया है उसे पचा सकें। नॉर्मली हम आप देखेंगे कि दो तरह की समस्याएं हमें शहरी वर्ग में और ग्रामीण, शहरी वर्ग में और ग्रामीण वर्ग में दो भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि शहरी वर्ग में लोगों में जागरूकता है, वो जानते हैं कि योगा क्या है, टीवी के माध्यमों से, चैनल के माध्यम से, या डे वाइज डे जो वो वहाँ पर इवेंट आयोजित होते हैं, पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, या अन्यत्र जगहों पर सुबह सुबह आप जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार के बहुत से इवेंट होते रहते हैं, तो उनके माध्यम से उनमें थोड़ी जागरूकता रहती है। तो उनको जो योगा कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन इसके विपरीत जो ग्रामीण एरिया है, उसमें इस तरह के आयोजन नॉर्मली होते नहीं है। तो दूसरा, लोग खेतों में एक्सरसाइज वर्क करने जाते हैं, या दूसरा कोई अपने रूटीन ड्यूटी पे जा रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि योगा करने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम तो ऐसे ही एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। तो इन चीजों के दोनों के डिफरेंस को आपको भली भांति समझना होगा, कि जो योगा है वो आप भले ही खेत में एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम करके आए हैं, ड्यूटी करके आए, या कोई भी आप करके आए हैं, उसमें आपका जो शरीर है वो पूरे एक माध्यम से पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। योगा के माध्यम से सबसे बड़ी बात यह है, जब हम प्राणायाम करते हैं या हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमारा जो श्वास है वो भीतर तक चला जाता है, अंदर तक, जो हमारे कोई भी हिस्सा है शरीर का, तो उसके अंदर तक वो जुड़ के चला जाता है, ताकि हम, हमारी जो स्वच्छ वायु है वो उसके अंदर तक पहुंच जाती है। किंतु अगर आप ऐसे इसको देखेंगे कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें उतनी थकान नहीं होती है, हमें हल्की सी थकान हुई, हम रुक जाते हैं, तो हमारी जो श्वास वायु है या प्राण है, उसका जो खिंचाव है अनुलोम विलोम के माध्यम से, वो उस आंतरिक स्तर तक प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आप ज्यादा ना करें, जो एक्सरसाइज करते हैं वो चाहे ज्यादा ना करें, भले ही थोड़ा करें, आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट आप उसे रूटीन में फॉलो करेंगे, तो अवश्य ही आपको फायदा होगा।
दूसरी चीज, शरीर शारीरिक एक्सरसाइज करने वाले ये सोचते हैं कि भाई हम तो शारीरिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं या इधर उधर कोई और भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आप वज्रासन कराएंगे किसी बहुत सारा काम करने वाले को खेत में, ये जो खूब अच्छी मेहनत करते हैं, तो आप देखेंगे वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से जुड़ जाता है उसी दिशा में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से शरीर में सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर आपको थोड़ा सा चोट लग जाए, धक्का लग जाए या कहीं पर कुछ इस तरह की दिक्कत हो जाए, तो आपको शरीर में चनका हो जाएगा या आपकी गर्दन में पेन होने लगेगा या आपके हड्डी एकदम से मुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप योगा करते हैं तो उससे आपका शरीर पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। आपने देखा होगा जो वीडियोस हैं, योगा बनाते हैं लोग बाग, कि उसमें पूरी तरह से पैरों को खोल देते हैं, अपने हाथों को खोल देते हैं, कमर को पीछे एकदम, हमारे पीछे के पैरों के जो हमारे गुदा स्थान है वहां पर पूरा लगा देते हैं। तो ये सारी जो पूरा कमर को पूरी तरह से मोड़ देते हैं, हाथ का एक साइड का पूरा दाहिना मुड़ जाता है। ये सारे आसन हैं और इनके माध्यम से हमारे शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जिसका फायदा ये होता है हमें कि हमारा शरीर मूवमेंट करता रहता है। और मूवमेंट की वजह से अगर हमारे शरीर में एकदम से कोई ऐसा आघात होता है कि हमें 30 डिग्री एंगल पे मुड़ना है या 90 डिग्री एंगल पे भी मुड़ना है, तो काफी हद तक हमारा शरीर उसमें बिना कटक के या बिना झटका लिए उसे झेल जाता है। किंतु अगर हमें योगा का अभ्यास नहीं है या हेलो। इस तरह की कोई समस्या है, तो हम हाँ जी, देखेंगे कि बताइए। हमारे कहीं न कहीं हमारे लिए उसका नुकसान हो जाएगा। क्या तो होता है? इसलिए इन फिर से चीज़ों को बताइए। आप ध्यान रखें, इस बात को नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मुझे सोचें क्लियर कि समझ हम में नहीं आ रहा, आप योगा क्या का बोल रहे हैं हमारे इसमें मुझे? जीवन में कोई स्थान नहीं है, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, हेलो, हेलो, हाँ। योगा में बताइए क्या क्या दिक्कत आ स्पेशल रही है? काम होने वाला है, तो उसको अवॉइड ना करें। भले ही आप 10 मिनट करें, 15 मिनट क्यों करें, आप मैं लिंक जो पे भी हम क्लिक बड़े करते हैं स्तर उसके पे बाद ये क्या आ रहा है प्रोग्राम का लिख के? संचालन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य है, क्या आ रहा भारत है? सरकार का या वैश्विक स्तर पे यही है। फ़ील्ड आप आ रहा है देखेंगे लिख के? कोविड-19 के नहीं दौरान देखिए, आपके हमने अपने मोबाइल आप में को ये गूगल पाया मीट है है कि हमें डाउनलोड, स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी टॉप है? प्रायोरिटी में है। ठीक है, अब आप क्या करिए अगर उस आप लिंक पे देखेंगे सिर्फ क्लिक कि करिए पोषण पहले। के स्तर को लेकर के या आप जागरूकता के दूसरे स्तर मोबाइल को से कॉल लेकर कर रहे हैं के उसी मोबाइल या से कर रहे हमारे फैमिली के कल्चर को लेकर हैं? के, उसी मोबाइल से कर रहे हैं? जो हमारी भारतीय हाँ, तो समाज फिर की नहीं एक होगा ना ऐसे? उपेक्षा का शिकार रहा है हमेशा से कि साथ-साथ नहीं होगा हमें पहले में। जो स्वास्थ्य है उसको प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, और उसका दुष्परिणाम भी हमें झेलना पड़ रहा है। तभी फ़ील्ड आ रहा बहुत सी था। चीज़ों का हमें दुष्परिणाम देखने को फ़ील्ड मिले, क्यों आ रहा है ऐसे? शहरी वर्ग मतलब में डायरेक्ट ज़्यादा फ़ील्ड ही मिले, लिख के आ ग्रामीण रहा वर्ग है। में इम्यूनिटी अच्छी थी तो उसका फ़ायदा मिला। लेकिन प्लीज़ टू जॉइन मीटिंग। इम्यूनिटी से तात्पर्य यही है कि आप अपने पोषण स्तर को, जो हमारे खाने में है, दूसरा बिंदु जो इसका है ये है हमारा आप एक काम पोषण करेंगे, स्तर, 2 कि न्यू कोई आप नंबर खाने बताइए, में मैं आपको अच्छी वापस चीज़ों का कॉल करता हूँ। प्रयोग 7 करें। नंबर पे फिर जैसे मैंने फिर आपको करेंगे। बैल और सांड का एक उदाहरण दिया था, आप भली नहीं, भांति इसके इससे अलावा विदित हो गए क्योंकि इसमें तो होंगे मोबाइल, कि इसमें तो आपका पोषण गूगल हमारे मीट है। शरीर में किस हद तक फ़ायदा पहुँचाता है, किस हद तक हमारा इसके अलावा फ़ायदा घर में करता है। फ़ोन और नहीं है? एक दूसरी समस्या ये है कि हम इस समय जो हमारा ये सिनेरियो चल रहा है, ये जो दौर है, इसमें हम 2 तरह की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। प्रथम समस्या है कि कुछ लोगों में अति पोषण हो गया है, और दूसरी समस्या है कुछ लोगों में कुपोषण है। तो हम इन दोनों के बीच के संतुलन को अपनाएं, कुपोषण और अतिपोषण। अतिपोषण से मेरा तात्पर्य है जैसे कि आप बहुत ज्यादा तला भुना या इस प्रकार का खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, तो वो हमें एक तरह से अतिपोषणता प्राप्त करता है। उसकी वजह से हम उसे पचाने के योग्य नहीं हो पाते हैं, और फिर वो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो हमें कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों के रूप में हमारे समक्ष होकर के उपस्थित होता है। हमारे शरीर में कब्ज हो रही है, डायबिटीज हो रही है, या अन्य प्रकार का कोई शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, आजकल पहले कैंसर हो गया है। तो जो ये बीमारियां थी ये ग्रामीण समाज में देखने को नहीं मिलती थी, किंतु आजकल ये ग्रामीण समाज में भी भरपूर मात्रा में देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन यही है कि हमने एक्सरसाइज को कम किया, और जो हमारा पोषण का स्तर है, पहले खान पान में दूध दही घी मेवे फल फ्रूट्स, ये सभी चीजें नॉर्मली रूटीन में होती थी। आजकल हम लोगों ने चाय और इनके चक्कर में जो हमारे पोषण का नॉर्मल लेवल है उसको भी छोड़ दिया है। शहरी समाज में आप देखेंगे कि वो पोषण, कई बार पोषण के अति को प्राप्त कर लेते हैं, फैट बहुत ज्यादा हो गया है, चर्बी वाले पदार्थ ज्यादा खा रहे हैं जो चर्बी को बढ़ाते हैं, फैट युक्त पदार्थों को, विटामिन या जो हमारी हरी सब्जी है उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। तो ये दोनों ही चीजों से हमें सावधान रहना है, दोनों ही चीजों के बारे में हमें जागरूक होना है और जागरूक रहना है। अपने परिवार को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को जागरूक करना है, ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें, और अपने स्वस्थ जीवन में ही, कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जीवन का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कितने भी बड़े राजा हो जाएं, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, कितनी भी बड़ी चीज को आप हासिल कर लें, कोई भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन
एक ना कहीं आपके मन में उस चीज के प्रति दिक्कतें होंगी ही। तो पोषण और अतिपोषण इन दोनों के बीच के संतुलन को अपनाएं और शारीरिक जो हमारे एक्सरसाइज हैं उनको कंटिन्यू रूटीन में फॉलो करें आप। जो हमारे खान पान है उसमें पोषक जो तत्व है, विटामिन हैं, हरी साग सब्जियां हैं, दूध दही फल फ्रूट्स मेवे हैं, उन सब का आस्वादन करें, उन्हें अपने डेली रूटीन में बनाएं। और आप देखेंगे कि एक बिंदु और मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि जैसे जो ग्रामीण समाज है या शहरी समाज है, जो भी एक परिवार की संयुक्त इकाई होती है, उसमें आपको ये देखेंगे कि जैसे ही व्यक्ति वृद्ध होने लगते हैं तो बीमार होने लगते हैं। उसका एक रीजन और है कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है कि हम बूढ़े हो गए हैं। अगर आप इस चीज को दिमाग से निकालने की तरफ बढ़ेंगे कि हम बूढ़े हो गए हैं, अपने मन की जो एक नकारात्मक बिंदु है कि हम तो बूढ़े हो गए, अब हम क्या करेंगे योगा करके, हमें तो कुछ दिनों बाद मर ही जाना है, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें ये धारणा देखने को मिलती है, ग्रामीण समाज में भी और पढ़े लिखे लोगों में भी, कि अब हमें इसकी क्या जरूरत है, अब तो हमें कुछ दिनों बाद मर ही जाएंगे और क्या करेंगे करके। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि उनको बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनके मन में नेगेटिविटी का भी स्थान ग्रहण कर लेती है, पूरी तरह से वो नकारात्मक हो जाते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि उनका जो शरीर है वो उसी तरह से वाइब्रेट करता है। तो उन्हें नई नई प्रकार की बीमारियां होती हैं और फिर जो हमारे युवा वर्ग है उसे कहीं ना कहीं उस चीजों का सामना करना पड़ता है, उन्हें पढ़ाई से डिस्टरबेंस हो रहा है। एक जो भी परिवार बीमारियों से जूझता है उसे किसी ना किसी रूप में बहुत गहरे आघातों से बहुत गहरा सफर करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक परेशानी रही हो, चाहे वो व्यक्ति की अपना पढ़ाई छूट गई हो, या कोई जिम्मेदारी एक नई पीढ़ी में एक व्यक्ति को संभालनी पड़ जाती है, वो अपना जीवन एक जो दिशा में बनाना था वो नहीं बना पाता है। तो इस प्रकार से जो नेगेटिविटी है उसको रोके, अपने अंदर सकारात्मकता का विचार पैदा करें। अगर आप दिन में 10 बार सोचेंगे नहीं मैं तो युवा हूं, और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी 10 बार सोचेगा, आपने देखा होगा अभी मिल्खा सिंह जिनकी देहांत हुआ है कल परसों ही, वो किस स्तर तक दौड़े थे और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, और इस उम्र तक भी वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, कुछ ही बीमारियों से वो तुरंत चले गए। और एक पिछले दिनों ही एक लेडीज थी जिनकी 125 साल की उम्र थी, उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई, पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट नजर आ रही थी। तो ये जो लोग हैं, ये इस स्तर को प्राप्त करने के पीछे जो उद्देश्य है उसके पीछे ये इसी ऐसे ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मानसिक योगा की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मानसिक योगा से मेरा तात्पर्य है कि आप सकारात्मकता रखें, बिल्कुल भी नकारात्मक बिंदुओं को अपने अंदर ना आने दें, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ाएं। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। दूसरी एक समस्या और मैं इंगित करना चाहता हूँ कि हम लोग ग्रामीण समाज में ये होता है कि ये सोचते हैं कि इतना ज्यादा पैसा अगर हम फल फ्रूट ड्राई फ्रूट्स और इन सब चीजों पे खर्च करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अगर आप देखेंगे, और इस बात को बकायदा स्टडियों से भी प्रूव किया गया है, कि जितना पैसा खर्च हम डॉक्टरों के पास करते हैं, बीमारियों में खर्च करते हैं और इधर उधर खर्च करते हैं, अगर इतना ही पैसा हम अपने पोषण तत्वों पर खर्च करें तो हमारे घर में बीमारी ही नहीं आएगी, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और हमें आर्थिक रूप से कोई हानि होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उससे ज्यादा पैसा हम नॉर्मली 50 से 60 हजार, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो 50 से लेकर के 1 लाख तक डेली रूटीन में लगभग 6 महीने से 1 साल के भीतर हर परिवार में खर्च हो जाता है, सिर्फ डॉक्टरों के पास बीमारियों के इलाज में। और अगर आप इतने पैसे को अपने परिवार के एक डेली रूटीन के स्ट्रक्चर पे पोषण तत्वों का ध्यान रखते हुए खर्च करेंगे तो निसंदेह आप जो पोषण स्तर है उसे प्राप्त करेंगे, जीवन आपका खुशहाल होगा और आप जीवन को खुशहाल तरीके से जिएंगे, और आपकी जो परिवार है वो भी एक समृद्ध दिशा में आगे अग्रसर होगा। इन्हीं बिंदुओं को भारत सरकार का उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचाए जाएं। तो कुछ क्षणिक बिंदुओं को मैंने उठाने की कोशिश की है और अपने माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसको हम लगातार अपने रूटीन में बना के रखें। हमारा ये योगा उद्देश्य तभी सफल होगा कि जब हम इसे अपने दैनिक रूटीन में, अपने दैनिक जीवन में इसे कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति सकारात्मकता का संचार करेंगे। उनके जो मन में नेगेटिविटी आती है कि हम बूढ़े हो गए हैं, उसको निवारित करके हम अपने उनको एक तरह से हष्ट पुष्ट और
कौशल का जीवन का प्रदान करेंगे ताकि वो सुखमय जीवन और सुखमय वातावरण व्यतीत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीत सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे छात्रों को इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संदर्भ में कुछ अपना आशीर्वचन प्रदान करें और आगे के मार्गदर्शन से और छात्रों को जो भी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करनी हो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जीत सिंह जी से, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, कि वो आए और छात्रों का आगे आशीर्वचन के साथ मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आवाज आ रही है मनोज जी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, साफ आवाज आ रही है। तो आज हम बहुत दिनों बाद एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, जिनकी वीडियो खुली हुई हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ सब स्वस्थ हैं। अच्छी बात है ये कि सब ऊपर वाली कृपा से सब स्वस्थ हैं। तो एक अच्छा लग रहा है आप सबको बहुत टाइम बाद देखते हुए। और योग दिवस आज हम मना रहे हैं। आज हम योग दिवस मना रहे हैं और ये 7वां योग दिवस है जो इस बार हम मना रहे हैं। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये योग दिवस या योग हम जो करते हैं वो खाली किसी जाति या धर्म के विशेष के लिए नहीं है। ये सब मानव के लिए है, सब इंसानों के लिए है, सब लोगों के लिए है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए है। कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि किसी विशेष धर्म या जाति के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये मन में अपने लिए ऐसे ख्याल ना लेकर आए आप। तो इसको ये समझें कि ये सबके लिए है और सबके फायदे के लिए है। और आज अगर आप देखें तो हम ज़्यादातर लोगों को रफ्तार पसंद है, स्पीड चाहिए हमें कि हर सब काम हमारा जल्दी से जल्दी निमट जाए, सब कुछ मिनटों में ही हमें चाहिए। और इस भागदौड़ के बीच हमारा चैन देखें तो कहीं गायब हो गया है। जो सुख शांति होती है वो सब गायब हो चुकी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने अंतर्मन में जो तालमेल होता है वो नहीं बैठा पा रहे हैं। हम जीवन में सारे सुख पाना चाहते हैं, लेकिन शरीर और मन की उपेक्षा करके उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और हमारा यही बर्ताव हमें तनाव दे रहा है, तनाव पैदा हो रहा है। आप कई लोगों को देखते होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे कि ज़्यादातर की लोगों की नींद गायब हो जाती है, नींद नहीं आती है, रात भर जगते रहते हैं, करवट बदलते रहेंगे। तो ये नींद हमारी खराब हो रही है, शारीरिक सेहत हमारी प्रभावित हो रही है। और देखा जाए तो केवल इसका समाधान एक ही है, और वो है केवल योग। और कई रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें ये सामने आया है कि जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, शांति उनमें रहती है, उनका मन अच्छा रहता है, खुश रहते हैं वो। तो शारीरिक और मानसिक स्तर में भी उनके पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर आते हैं। तो योग का ऐसा नहीं है कि खाली एक 10-15 मिनट की कोई गतिविधि है या एक्टिविटी है। ये आपको एक रेगुलर फीचर है जो हमें हर वक्त अपनानी चाहिए। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जीवन में हमारे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे सांसें होती हैं। और सांसों पर हम अगर आप ध्यान दें तो ये अगर आप देखेंगे, जब मैंने योग सेशन अटेंड करता हूँ कभी कभी, तो उसमें वो बताते हैं कि जो हमारी आने वाली सांसें होती हैं वो हमारे शरीर को जीवन देती हैं, ऊर्जा देती हैं, जो हम सांस अंदर लेते हैं। और जो सांस हम बाहर निकालते हैं वो एक हमें रेस्ट देती हैं, जिसे हम विश्राम कहते हैं, वो हमें विश्राम देती हैं। तो ये सांसें अगर आप देखें तो हमारी सांसें जो है हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं और उसी को हम भूल जाते हैं। तो अगर ये सांसें रुक जाएं तो आप समझ लीजिए हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे आप खाने के बिना भी रह सकते हैं, 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट भी अगर आप की सांस रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो सांसों का आना जाना भी एक तरह का योग ही है जो अपने आप चलता रहता है। अब योग विधि में भी प्राणायाम के द्वारा सांस के लयबद्ध तरीके से लेना सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से सांस लेनी चाहिए, किस तरह से सांसें छोड़नी चाहिए। बहुत सारे योग सेशंस हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाते हैं, टीवी पे आते रहते हैं, वो सब आपको रेगुलर देखने चाहिए। अब जिससे आप रेगुलर अगर आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लयबद्ध तरीके से लेते हैं, तो इससे ऑक्सीजन भी हमें मिलती है और हमारा मन या मस्तिष्क जो माइंड हमारा होता है वो भी ऊर्जावान बना रहता है। जब भी आप तनाव में हो तो कोशिश करिए कि आंखें बंद करके गहरी सांस लें, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा।
परेशानी क्या आती है कि सब लोगों को जल्दी होती है कि भाई सुबह को टाइम नहीं मिलता है हमें कुछ योग करने के लिए, कि सुबह को भाई अपने काम पर जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, फिर दिन भर तो आप बिजी रहते हैं, शाम के टाइम भी फिर फुर्सत नहीं मिलती है, थक जाते हैं। तो ये सब बहाने हमारे रहते हैं, हमें जरूर कुछ समय निकालना चाहिए, चाहे कुछ ही समय निकालें, चाहे 20 मिनट 15 मिनट कुछ भी हमें निकालें, लेकिन योग एक हमारी नियमित दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। अब पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से हम सब घरों के अंदर ही हैं, हम बाहर जाकर अपना मनचाहा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग बाहर टहलने जाते थे, घूमते फिरते थे, अब वो मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया है। बच्चे भी बाहर जाकर देखें आप खेल नहीं पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी अब बिल्कुल बाहर नहीं भेजते हैं। तो ज्यादातर हमारा समय अब कंप्यूटर में या मोबाइल में ही लगा रहता है। तो ऐसे में बच्चे हों या बड़े हों, सब में मानसिक तनाव की तो स्थिति पैदा हो ही जाती है, हो ही रही है। और उस पर देखें तो कोरोना का चारों तरफ से इतना भयानक माहौल रहा है पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में, तो सभी भय का माहौल है, डरे हुए हैं सभी लोग। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने को संभालें और अपने लोगों को, अपने परिजनों को भी संभालें। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमें अपने मन को और विचारों को नियंत्रित करना होगा, खुश रहना सीखना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी। जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक विचार हैं, वो अपने से दूर करने होंगे। और ये सब कैसे संभव होगा? ये केवल योग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसमें सबसे लिए हमें क्या करना होगा? हमें योग पर ध्यान ज्यादा देना होगा। योग करना है, ध्यान लगाते हैं बहुत से लोग, ध्यान लगाना होगा। हम सभी लोग अपने घर पर हैं, इस समय तो सब घर पर ही हैं, सब बच्चे हैं तो चलो छात्र हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत समय उन्हें मिल जाता है। तो इसमें निकाल कर वो नियमित योग करें, प्राणायाम करें, तो ये सबके लिए ही फायदेमंद रहेगा। इससे हमारे शरीर को, मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा मिलती है, जो हमारी एनर्जी होती है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप कह सकते हैं, वो हमें इस योग के माध्यम से ही मिल सकती है। तो कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके शांत होकर बैठें, अपने मन के अंदर झांकने की आप कोशिश करें, अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि सांस ही है, देखा होगा आपने 1.5 महीने सांसों की परेशानी थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो सांसें ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सांसों का लेना, बहुत सारे आप देखेंगे, रामदेव जी के भी बहुत सारे योग हैं, श्री श्री रविशंकर जी के भी बहुत सारे योग हैं। तो कोई भी आप एक नियमित तौर पर उन्हें अपना सकते हैं, डेली आप उनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा और आप खुश रह पाएंगे। अब देखा होगा कि कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य, जो हेल्थ है हमारी, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कितने अमीर लोग, कितने बड़े लोग, सब कोरोना के भेंट चढ़ गए। तो हेल्थ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पैसा तो सब यहाँ रखा ही रह जाता है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब आपका जीवन बचा रहेगा। हेल्थ के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। हेल्थ और सही है, उसे सही रखना है, तो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन में अगर आप काम करेंगे तो भी आप, अब जैसे योग करते हैं हम, तो बहुत से हम क्या करते हैं, कभी टीवी में देखा कोई सेलिब्रिटी योग कर रहे हैं, आज आप टीवी में देखेंगे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं, नेता हैं, सब योग करते हुए आपको टीवी पे दिखाई देंगे। लेकिन वो सब, और हम भी फिर उनकी तरह अगर उनकी कॉपी करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, कोई इंस्ट्रक्टर अगर आपका है तो और अच्छी बात है कि जो आपको योग सिखा सके, क्योंकि हम देखा देखी योग करते हैं तो वो गलत हो सकता है। बहुत सारों को डायबिटीज की परेशानी होती है, कुछ को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कमर का दर्द होता है, पेट के दर्द रहता है, यह सब बहुत से लोगों में। और हम योग देखा देखी, दूसरों का देखा देखी हम करेंगे तो हो सकता है हमारे शरीर पर वो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो योग अगर हमें करना है तो पहले हम उसे सही से समझें, चाहे आप पहले 5 मिनट करें या पहले दिन 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, लेकिन एक कोशिश करें। इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं, टीवी पर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं। तो एक जो सही तरीका होता है वही, उसी हिसाब से हमें योग करने चाहिए। बहुत से योग होते हैं जो ब्लड प्रेशर में नहीं कर सकते, कमर पीठ में नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होता है तो वो मोड़ कर पैर बैठेंगे तो उनके लिए और नुकसान हो सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने योग करना चाहिए। बस ये आपके ऊपर है कि आप कितना अनुशासन में रहकर उसे योग कर सकते हैं। नियमित करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आज योग दिवस है तो 2-4 लोगों ने देखा कि हाँ भी हम करके देख लेते हैं बस, और काम खत्म हो गया, फिर भूल गए। तो ये आपको नियमित करना है। डेली आप अपने उसमें, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें, चाहे पहले 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन एक नियमित होना चाहिए। 15-20 आधे घंटे तक भी आप करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, सही है, संपूर्ण है वो, लेकिन नियमित होना चाहिए।
तो यही सब मैं आपसे कहना चाह रहा था। और इसका आप ऐसा ना समझें कि किसी विशेष लोगों के लिए है, कुछ लोग, ये सबके लिए है, चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, तो ये सबके लिए है और सबको ही इसका योग का फायदा उठाना चाहिए। ये एक फ्री में आपको मिल रहा है, इससे आपकी दवाइयों का खर्चा बच सकता है, कोई खर्चा नहीं होगा। कोरोना में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो आपके परिजन भी कोरोना से प्रभावित हुए होंगे, कई लोग, हजारों लोग आप समझ लें कि कोरोना की इसमें योग की वजह से ही वो स्वच्छ हो पाए हैं, स्वस्थ हो गए बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखें कि स्वच्छ वातावरण में ही ये हमें करना है, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, ऐसा ना हो, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ हमारा, वो क्लीनलीनेस से ही हो सकता है। स्वस्थ जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, स्वच्छ जगह होगी तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। तो जगह साफ होनी चाहिए, आप अपने आसपास के जगह को साफ रखें, स्वच्छ रखें, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और शायद कुछ लोगों को समझ में आए तो वो डेली इसको करेंगे, तो शायद हमारा ये सेमिनार करने का, वेबिनार करने का कुछ फायदा बच्चों को मिल पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। और जैसा कि अभी आपने सुना कि बहुत ही संक्षेप में प्राचार्य श्री डॉक्टर जीत सिंह ने आपके समक्ष जो एक रचनात्मकता और सभी बिंदुओं पर जो एक सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सांसें, उनको लेकर के बहुत ही गंभीर विचार आपके समक्ष रखे। और इसी योगा दिवस के संदर्भ में मैं अपने साथी सभी प्राध्यापक गणों से अनुरोध करूंगा, यदि किसी को कोई अपना विचार प्रेषित करना हो तो वो भी सादर आमंत्रित हैं, अपने विचार रख सकते हैं ताकि हमारे छात्र लाभान्वित हों। तत्पश्चात हम इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। अन्य कोई सूचना अगर किसी को प्रेषित करनी हो छात्रों से संबंधित तो वो भी दी जा सकती हैं। आज कुछ छात्र जुड़े हुए हैं, वो बाकी छात्रों को बता देंगे। अंजलि मैम भी कुछ रोशनी डाल सकती हैं। नमस्ते सर, और सभी छात्र छात्राओं को भी गुड मॉर्निंग। योग दिवस के अवसर पर आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा तो कुछ कहने को नहीं है, बस मैं ये कह सकती हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 से हम मना रहे हैं, और इस बार ये 2021 आ गया, 7वां योग दिवस हम आज मना रहे हैं सबके संग, और पहली बार शायद ऑनलाइन माध्यम से मना रहे हैं। तो योग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने समझा है वो ये है कि ये आपको बीमारियों से बचाता है। एलोपैथिक दवाइयाँ तो आजकल हर बीमारी की मौजूद हैं दुनिया में, हमें भी खानी पड़ रही हैं। अब इस एज ग्रुप में आ गए हैं कि कुछ बीमारियाँ हो गई हैं तो डेली 2-3 गोलियाँ तो खा ही लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप योग साथ में करना भी शुरू करते हैं उन दवाइयों के साथ में, तो वो आपको रिलीफ देता है, और रियली रिलीफ देता है। मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आप मान सकते हैं कह रही हूँ। और कोरोना से प्रभावित तो शायद सारे ही परिवार आजकल इस बीमारी से प्रभावित रहे हैं, और जिन लोगों की भी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनका पोषक शरीर में स्तर अच्छा था पोषण का, जो अपने खान पान पे ध्यान देते हैं, जंक फूड वगैरह कम लेते हैं। आजकल की जनरेशन का आजकल जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो पौष्टिक खाना है, घर का खाना है, बहुत से बच्चे, मतलब मेरे जान पहचान में भी घर का खाना नहीं पसंद करते। मतलब एक टाइम तो उन्हें जंक फूड चाहिए, एक टाइम घर का खा लिया तो दूसरे टाइम जंक फूड चाहिए। अब क्या मोमोज खाएंगे कि पिज़्ज़ा खाएंगे, और अब इस टाइम तो सब बंद है, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी कि घर में कैसे ये सब मैनेज करें। लेकिन पोषक तत्वों वाला जो घर का खाना, दाल रोटी चावल रहता है, वो साधारण खाना ही आपके शरीर के लिए ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद रहता है। और योग उसमें क्या करता है कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आपके शरीर बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम रहता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना को होने से तो आप शायद ना रोक पाएँ, लेकिन यदि आप योग कर रहे हैं और आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसके लक्षण हल्के रहेंगे, आपका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहेगा, है ना। तो कोरोना हो जाए वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो लिविंग हमारी बनी रहे, हमारा जीवन बना रहे, जीवन सुरक्षित रहे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और योग इसमें डेफिनेटली मदद तो करता ही है, आपको रिकवर होने में भी मदद करता है यदि आपको ये बीमारी हो गई है, और बीमारी ना होने के लिए भी ये आपके शरीर को तैयार करने में मदद करता है। कि जैसे जो फ्लू होता है नॉर्मल, जुकाम सर्दी, कई लोगों को आपने सुना होगा कभी नहीं होता, और कई लोगों को होता है हर सीज़न में होता था।
हर सीजन में जरा सा मौसम चेंज होता है, कुछ लोगों को तुरंत फ्लू पकड़ लेता है और कुछ को कभी नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न होता है कि कुछ को तुरंत हर बीमारी आ जाती है और कुछ को नहीं आती। तो ये उनके शरीर का इम्यूनिटी स्तर जो है वो ही इन बातों का डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किसको कितनी जल्दी कोई बीमारी लगती है। और हमारे शरीर का इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हमारे ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, हमारे खान-पान पर, हमारे दैनिक जीवन पर और हमारी दिनचर्या पर। आजकल क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर्स, आप स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रात को बहुत-बहुत देर तक जगते हैं। मतलब 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल देखते रहेंगे रात में, लैपटॉप देखते रहेंगे। और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे क्या हुआ है, डिजिटल जो चीज़ें हैं वो सबके पास पेरेंट्स ने दिलाई दी हैं अक्सर बच्चों को। तो उसका पढ़ाई के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं वो लोग, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो वो लोग रात को बहुत लेट सोते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक सोते हैं और दिन उनका फिर बहुत लेट शुरू होता है। तो इससे जो दिनचर्या जो है हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और ये सिस्टम बिगड़ना हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि आपका दिन 11-12 बजे शुरू हो रहा है, तो उससे आपकी जो शरीर का जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी प्रकृति ने बनाई है, उसके साथ एक खिलवाड़ है। आप करोगे ऐसा तो चल तो जाता ही है, जब तक हम यंग रहते हैं जब तक तो सब चीज़ें चल जाती हैं, हमारा शरीर झेलता जाता है। लेकिन जैसे आप 30+ एज में आते हो, जैसे हमारी एज ग्रुप में जब आते हो, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि थोड़ा-सा अपने दिनचर्या को नियमित रखें, रात को बहुत लेट तक जगना और सुबह को बहुत लेट तक सोना, इससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। फिर योग के लिए क्या, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं बचता फिर तो। लंच आजकल मतलब ब्रंच ही हो रहा है आजकल बहुत सारे फैमिलीज़ में बच्चों का। ब्रेकफ़ास्ट के लिए अलग से टाइम ही नहीं होता उनके पास, जितने बजे उठते हैं, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट का टाइम ही नहीं होता। उसके बाद डायरेक्ट ब्रंच होता है वो और उसके बाद बहुत अजीब-सा शेड्यूल हो गया है इस लॉकडाउन की वजह से भी। लेकिन इसको मैं आपसे बस ये कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा कोशिश करें कि घर में रहते हुए भी अपनी दिनचर्या को नियमित करें। सुबह को यदि आप 6 बजे तक भी उठ जाते हैं, तो 15-20 मिनट का टाइम सिर्फ़ खुली हवा में, यदि आस-पास कोई पार्क है, कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना छत पर जाकर आप खुली हवा में, ताज़ी हवा में यदि योग करेंगे, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छे माहौल में, जैसे कि जीत सर ने कहा कि आस-पास स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, ताज़ी हवा होनी चाहिए, तब योग का और श्वास जो क्रिया हैं इसमें योग में उनका फ़ायदा है। क्योंकि दिन में फिर मौसम ऐसा नहीं रह जाता या हवा उतनी ताज़गी नहीं रहती हवा में कि आपकी जो श्वसन की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिले। तो योग का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने के चांसेज़ हैं वो सुबह को हैं। और किसी को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, आजकल यूट्यूब पे आपको पता है कि दुनिया की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अपने शरीर के जितना हमारा लेवल है उसके हिसाब से धीरे-धीरे शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं और पहली बार जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो बहुत दिक्कतें तो होती हैं। हमारा शरीर बहुत जकड़-सा गया है जिसे कहना चाहिए जब हम कुछ नहीं करते हैं तो। तो स्ट्रेचिंग भी करेंगे हम थोड़ी-सी तो हमारे पैरों में, हाथों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए पहले दिन ही 100 लेके बैठ गए, 100 स्ट्रेचिंग कर ली, 100 कुछ और कर लिया, ऐसे नहीं। 10-10, 20-20 के साथ आप शुरू करें और ओवर द टाइम आप इसको बढ़ा सकते हैं और ये आपके शरीर में आपको फ़ायदा देगा, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कोरोना और बाकी सारी बीमारियों से भी आपको बचे रहने में मदद होगी। धन्यवाद बहुत-बहुत आप सबका मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद मैम। और बहुत ही संक्षेप में आपने अपने विचार रखे और मैं एक बार पुनः आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वितरित करता हूं। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, तत्पश्चात इस मीटिंग को समाप्त करने की दिशा में हम अग्रसर होंगे। अगर हमारे छात्र छात्राएं वीडियो खोल लें अपनी तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनकी वीडियोस बंद है वो खोलना चाहें सभी से अनुरोध है कि एक बार आप सभी अपनी अपनी वीडियोस खोल लें ताकि एक कंबाइंड सेशन का एक फोटो हो जाएगा। बाकी बच्चे भी खोल लें। अनुश्वर जरा स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा हो जाए तो। जी सर। और मैं सभी को एग्जाम्स की शुभकामनाएं देता हूं। अब एग्जाम आ रहे हैं तो इसलिए अब सेकंड और थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे तो उनको जरा सही से पढ़ाई कर लें और हर पेपर का सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। जैसे आपका जूलॉजी है तो उसके 3 या 2-3 पेपर होते हैं तो उसका एक ही पेपर आपका बनेगा। तो तीनों ही विषय सब्जेक्ट पेपर जो है वो आपको एक ही दिन में सब पढ़कर आने हैं।
और 1.5 घंटे का पेपर होगा, सब आपको पता ही है। टाइम टेबल मिल गया, उसमें थोड़ा माइनर चेंजेस हो सकते हैं, तो 4-5 दिन बाद वो दोबारा से स्कीम आएगी। अभी तो जो कुछ पेपर कुछ छूट गए हैं या कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो वो सही होकर नई स्कीम फाइनल वाली आपकी अगले हफ्ते उम्मीद है आ जाएगी। तो इसलिए आप सब अपनी तैयारी रखें। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले, उनके सभी पूरे पेपर होंगे, स्पोर्ट्स वगैरह के भी, फिजिकल वाले भी सब पेपर होंगे। तो इसलिए सब सही से उसके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और थोड़ा योग भी करते रहें, तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। अच्छी तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे, समझ सकेंगे, क्योंकि योग से बहुत सारी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं। थैंक यू। धन्यवाद अनु सर। अगर कंप्लीट हो गया हो स्क्रीनशॉट वगैरह तो इस मीटिंग को जी सर, कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।